नेक्स्ट हमें पढ़ना है पाइनियल ग्लैंड्स के बारे में। तो पाइनियल ग्लैंड की सबसे पहले हमें एनाटॉमी यानी लोकेशन हमें देखना है। तो पाइनियल ग्लैंड ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेन स्टम है। ब्रेन स्टम में जस्ट ऊपर ये जो पोर्शन है ये दिख रहा है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये जो हमें दिख रही है ये है थर्ड वेंट्रिकल, जो कि डायनसेफेलान की कैविटी होती है। इस डायनसेफेलान की कैविटी को हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकल में पोस्टेरियरली है दोनों तरफ, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड में ये थैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं, थैलेमाई होते हैं। और इस थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टेरियरली जो वॉल होती है, पोस्टेरियर वॉल होती है, उस वॉल पर ये पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यानी कि डायनसेफेलान के में जो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल यानी कि पोस्टीरियर वॉल जो होती है उस पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। इसके आगे की तरफ हम चले जाएंगे इसी थर्ड वेंट्रिकल में आगे, तो ये हाइपोथैलेमस है। इसका फ्लोर और लेटरल हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये पीनियल ग्लैंड की पोजीशन। पीनियल ग्लैंड के ऊपर दो न्यूक्लियाई जिसे हम हैबेन्युलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जो है अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसको हम हैबेन्युलर कॉमिशर कहते हैं। पीछे और जो सुपीरियर स्टॉक के सुपीरियर पार्ट को टच करता हुआ जाता है। इसी तरह नीचे की तरफ भी एक कॉमिशर है जो पोस्टीरियर कॉमिशर कहते हैं, इसको जो है लोअर स्टॉक को टच करते हुए जाता है। उसके बाद फिर ये ऑप्टिक नर्व है जो यहाँ पर क्रॉस करती है, जिसको हम ऑप्टिक क्याज्मा कहते हैं। ऑप्टिक क्याज्मा जहाँ पे होता है उसके जस्ट पीछे यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद फिर ये ऑप्टिक ट्रैक्ट हैं जो यहाँ जा करके पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई के से अटैच होते हैं। तो ये इसकी एनाटॉमी हो गई पीनियल ग्लैंड की और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की। अब हम बात करते हैं कि पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है और इससे निकलने वाले हार्मोन का क्या एक्शन होता है। तो क्या होता है कि ये जो सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस होता है, यहाँ हमारे बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। यानी जो हमारी जो डायरनल साइकिल है, जो हम दिन भर जो हमारे जागने की और सोने की जो एक साइकिल है उसको एडजस्ट करने का एक बायोलॉजिकल क्लॉक यहाँ होता है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक का जो सेटिंग है वो कैसे होती है, वो पीनियल ग्लैंड के थ्रू होती है। क्या होता है कि जब आँखों पर डार्कनेस होती है तो उस डार्कनेस से यहाँ से इम्पल्स जो है यहाँ से जो इम्पल्स डार्कनेस की वजह से यहाँ से इम्पल्स जाती है, तो इम्पल्स बहुत वीक होती है। ये वीक इम्पल्स यहाँ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में जाती है। यहाँ से ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया यहाँ से जाती है इम्पल्स। यहाँ से ये मैसेज पहुँचता है सीधे पीनियल ग्लैंड में। पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। पीनियल ग्लैंड में पहुँचती तो वहाँ से निकलता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है, ये नॉरएपिनेफ्रिन जब निकलता है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर पीनियल ग्लैंड में जो पिनियलोसाइट्स होती हैं उनके अंदर ट्रिप्टोफान ये अमीनो एसिड है, इससे मेलेटोनिन का फॉर्मेशन होता है और इसमें नॉरएपिनेफ्रिन जो बना है वो इसमें मेन रोल प्ले करता है। और ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है यहाँ से आए हुए मैसेज के अकॉर्डिंग, और यहाँ से मैसेज और ये नॉरएपिनेफ्रिन बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होता है। तो हाई अमाउंट में रिलीज होता है तो ये ज़्यादा मेलेटोनिन का फॉर्मेशन करता है। ये मेलेटोनिन ये सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस में आकर के बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट करती है
कि जो है वो तो क्या होता है कि आदमी स्लीपी फील करता है, यानी कि स्लीपनेस महसूस होती है, आदमी सोने की कोशिश करता है, सोता है। जब दिन होती है, लाइट पड़ती है, तो मैसेज यहाँ पर मैसेज जो है ना कि इम्पल्स बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करता है। जब इम्पल्स तेज़ी से होता है तो नॉरएपिनेफ्रिन कम रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन कम रिलीज होता है, मेलाटोनिन कम बनता है। जब मेलाटोनिन कम बनता है तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसके हिसाब से सेट होती है, और फिर वो डायरनल यानी कि अवेकनिंग को इम्पल्स जो है इंड्यूस करती है, यानी कि जागने की कंडीशन को फिर करती है। तो पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या हुआ? पीनियल ग्लैंड का फंक्शन हुआ मेलाटोनिन को रिलीज़ करना, और मेलाटोनिन का काम क्या है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करके हमारी जागने और सोने की साइकिल को सेट करना, ये पीनियल ग्लैंड का काम होता है। थाइमस ग्लैंड, नेक्स्ट हमें पढ़ना है थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड सुपीरियर मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होती है। सुपीरियर मीडियस्टाइनम वो पार्ट होता है जो दोनों लंग्स के बीच और मैंडिब्रियम स्टर्नाई यानी स्टर्नम का सबसे सुपीरियर जो पार्ट होता है उसके पीछे का पार्ट होता है। और ये जो ग्लैंड होती है ये इर्रेगुलर इन शेप होती है। इंटरनली ये बहुत सारे फॉलिकल्स में डिवाइड होती है और लबुलर फॉलिकल्स में डिवाइड होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पेरिफेरल पार्ट जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके अंदर लिम्फॉइड सेल्स ज़्यादा होती हैं, एपिथेलियल सेल्स कम होती हैं, और इंटरनली मेड्यूला होता है जिसमें लिम्फॉइड सेल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं, एपिथेलियल सेल्स कम होती हैं, और इसके अंदर हैसल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंटरनली इसका स्ट्रक्चर होता है। और एक्सटेंशन इस ग्लैंड का ऊपर की तरफ कुछ लोगों में, कुछ पर्सन्स में नेक तक भी होता है, और इन्फीरियरली जो है ये अंटीरियर मेडिस्टाइनम में, यानी कि जो है वो अंटीरियर मेडिस्टाइनम में पेरिकार्डियम के फ्रंट में भी प्रेजेंट तक भी एक्सटेंड करती है। इसकी आर्टेरियल सप्लाई जो है वो इंटरनल अंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी के थ्रू होती है, और वेनस ड्रेनेज जो है ब्रेकियोसेफेलिक वेन के थ्रू होता है। तो ये इसका कि जो है एक ब्रीफ एनाटॉमी हो गई। अब नेक्स्ट हमें इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। तो थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल जो होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, इनका जो है इसमें मैच्योरेशन होता है। फॉर्मेशन इनका बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में एक सेल होती हैं जिनका नाम होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है? स्टेम सेल का मतलब ये होता है कि ऐसी सेल जो रिक्वायर्ड टाइप की सेल में मॉडिफाई हो जाएं, लेकिन अपनी पॉपुलेशन मेंटेन रखें। स्टेम सेल वो सेल होती हैं जो रिक्वायर्ड सेल में मॉडिफाई हो जाएं, लेकिन अपने नंबर को वो कांस्टेंट रखें, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखें। ऐसे सेल को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। अब ये स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट सेल भी हो सकती हैं और प्लूरीपोटेंट सेल भी हो सकती हैं। टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती हैं जो किसी भी तरह की सेल में मॉडिफाई हो जाएं, वो कहलाती है टोटीपोटेंट सेल। जैसे कि एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट टोटीपोटेंट सेल है। प्लूरीपोटेंट सेल वो स्टेम सेल वो होती हैं जो मेनी टाइप ऑफ सेल में मॉडिफाई हो जाएं। ऑल टाइप ऑफ नहीं, बल्कि मेनी टाइप ऑफ सेल में मॉडिफाई हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल दो तरह की सेल में मॉडिफाई होती हैं। एक होती हैं लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, एक माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। यानी ये प्रोजेनिटर सेल्स हैं जो आगे फर्दर ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल लिम्फोसाइट्स के प्रिकर्सर्स जो है मॉडिफाई होती हैं लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल में, और माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल हैं वो अदर टाइप की प्रोजेनिटर सेल में रिप्रेजेंट होती हैं, जैसे वो आरबीसीज हैं, अदर डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट के प्रिकर्सर हैं, उन सब में ये मॉडिफाई होती है। लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल्स जो होती हैं इनमें ये है लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल। ये लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल एंड बी लिम्फोसाइट, दो तरह की
होती हैं। इनमें से कुछ लिम्फोसाइट्स, ये हमने बनाया है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की जो सेल होती है सो थाइमिक सेल होती है, उससे कुछ कीमोटैक्टिक एजेंट निकलते हैं। ये कीमोटैक्टिक एजेंट ब्लड से सर्कुलेट होकर के जब बोन मैरो के पास पहुंचते हैं तो बोन मैरो से कुछ लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल इस कीमोटैक्टिक एजेंट के रिस्पॉन्स में माइग्रेट होकर के थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाती है। तो ये सेल हैं थाइमस ग्लैंड में जो पहुंची, ये कहलाई टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल। टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल जब थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाती हैं तो ये थाइमिक सेल जो होती हैं ये कुछ हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं, जैसे थाइमोसिन, थाइमिक फैक्टर, थाइमोपोरिन, ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ये हार्मोन इन सेल पर कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। वो प्रोटीन क्या होती हैं? CD8, CD4 एंड TCR। तीन तरह के सब्सटेंस या तीन तरह के केमिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं, तीन तरह की प्रोटीन बनाती हैं, CD8, CD4 एंड TCR, यानी टी सेल रिसेप्टर प्रोटीन होती है, TCR टाइप प्रोटीन होती है। तो ये तीन तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जो थाइमोसाइट होती हैं, यानी कि जो थाइमस सेल्स होती हैं, इसके ऊपर दो तरह के प्रोटीन होते हैं जिनको MHC1 एंड MHC2 कहते हैं। MHC1 मतलब मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड कहलाता है MHC। ये दो टाइप की होती है, MHC टाइप 1 एंड MHC टाइप 2। MHC टाइप 1 जो होती है ये रिकॉग्नाइज करती है, MHC टाइप 1 रिकॉग्नाइज करती है CD8 प्रोटीन को और MHC टाइप 2 रिकॉग्नाइज करती है CD4 प्रोटीन को। ये इनका रिकॉग्निशन होता है। तो अगर जो है MHC2 और MHC2 और CD4, MHC1 CD8, अगर ये सेल के बीच रिकॉग्निशन हो जाता है, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है इनके बीच, तो क्या होता है, ये कहलाता है पॉजिटिव सिलेक्शन और ये फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है। अगर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं होता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, तो क्या होता है कि ये सेल जो है, ये जो सेल होती है ये एपोप्टोसिस हो जाती है, यानी इसकी ये जो है सेल डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है। इसी तरह से TCR को रिस्पॉन्स करने वाले कुछ MHC1 और MHC2 पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्रोटीन इसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इनके साथ मैच हो जाती है और मैच हो गई तो ये एपोप्टोसिस में चली जाती है। मैच नहीं हुई तो ये फर्दर डेवलपमेंट इसका होता है। ये कहलाता है नेगेटिव सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ मैच करने के बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है, मैच न करने पर एपोप्टोसिस होती है। यहाँ पर मैच करने पर एपोप्टोसिस होती है, मैच न करने पर फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन कहलाता है और ये नेगेटिव सिलेक्शन कहलाता है। अब क्या होता है, अब अगर ये जो थाइमोसाइट है, यानी कि थाइमस सेल है, इसका जो ये MHC1 है, इसका जो MHC2 है, अगर MHC2 और CD4 के बीच अगर है वो रिकॉग्निशन हो जाता है, इनके बीच कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो क्या होता है कि अब इस CD4 ये MHC2 है, अगर MHC2 के रिस्पॉन्स में इस पर CD4 का अप रेगुलेशन होता है। क्या होता है, MHC2 की वजह से CD4 का अप रेगुलेशन होता है और नेक्स्ट तो बहुत सारे CD4 प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पर बहुत सारे CD4 प्रोटीन बनते हैं और इस पर बहुत सारे TCR होते हैं। तो इस तरह की सेल जिस पर बहुत सारे CD4 प्रोटीन हो और TCR हो, ऐसी सेल को हम T हेल्पर सेल कहते हैं। इसके अगर ये MHC1 है, ये CD8 को रिकॉग्नाइज कर ले, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो जाए, तो क्या होता है कि इसका अप रेगुलेशन होता है और बाकी का CD4 का डाउन रेगुलेशन होता है। तो इस पर बहुत सारे CD8 प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो जब बहुत सारे CD8 प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसे कहते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल, यानी कि CD4 प्रोटीन कंटेनिंग जो सेल्स हुए वो टी हेल्पर सेल हुए, और CD8 कंटेनिंग जो प्रोटीन कंटेनिंग जो सेल बनी वो कहलाई टी साइटोटॉक्सिक सेल। इन्हीं ये दोनों तरह की सेल्स एक तीसरी तरह की सेल में भी मॉडिफाई हो जाती है जिनका नाम होता है टी रेगुलेटरी सेल, यानी ये सेल दोनों टी रेगुलेटरी सेल दोनों टाइप की होती हैं, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। फिर ये सेल्स जो होती हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स तैयार हुई, ये टी लिम्फोसाइट्स 3 टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये अलग अलग लिम्फॉइड ऑर्गन में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, चली जाती हैं। जैसे कि कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन हैं, जैसे कि मेन हम कह सकते हैं जैसे जो होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू जिनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स, ये सेल्स लिम्फ नोड्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये सेल्स स्प्लीन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वहाँ स्प्लीन चली जाती हैं। और इसके अलावा इनकी कुछ सेल्स थाइमस में रह जाती हैं जो हैसेल्स ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, हैसेल्स कॉप्सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये इस तरह की जो है ये इनका जो है वो माइग्रेशन हो जाता है डिफरेंट। इसके अलावा ये सेल्स और भी जो बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे बॉडी में, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, चाहे वो जो है डिफरेंट जगहों पर लिम्फॉइड ऑर्गन पर हैं, टॉन्सिल्स हैं, इनमें ये तीनों तरह की टी सेल्स इन जगहों पर ये जो है वो माइग्रेट हो जाती हैं और माइग्रेट होकर वहाँ पर इम्यून सिस्टम का वर्क करती हैं। तो ये है थाइमस ग्लैंड का फंक्शन। थाइमस इन जनरल हमने क्या देखा कि थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल का मैचुरेशन होता है।